नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की शानदार दुनिया में एक गहरे सफर पर निकल रहे हैं। हम जिंदगी के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम से अपनी बात शुरू करेंगे और फिर वहां से होते हुए जिंदगी के उस विशाल और उलझे हुए ताने बाने तक पहुंचेंगे जो हमारे इस ग्रह को इतना अनोखा बनाता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिंदगी को अगर सच में समझना है तो हमें इसके अलग अलग लेवल्स को देखना होगा। ये ठीक उन रशियन डॉल्स की तरह है, एक के अंदर एक के अंदर एक। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हम सबसे बड़े पैमाने यानी पूरे बायोस्फीयर से शुरू कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे जूम इन करते जाएंगे। इकोसिस्टम, कम्युनिटी, फिर एक जीव और आखिर में एक सेल के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स और एटम्स तक। जिंदगी का हर एक लेवल अपने से पिछले लेवल पर बना हुआ है और ये सब मिलकर एक कमाल का बेहद जटिल ढांचा बनाते हैं। तो आज हम कहां से गुजरने वाले हैं? हमारा सफर इन 4 मुख्य हिस्सों में बटा होगा। हम जिंदगी के माइक्रोस्कोपिक इंजन यानी सेल से शुरू करेंगे। फिर हम उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिससे जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। उसके बाद हम जिंदगी के कोड को पढ़ना सीखेंगे और आखिर में हम इवोल्यूशन के उस ग्रैंड डिजाइन को देखेंगे जिसने धरती पर इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी पैदा की है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जिंदगी का माइक्रोस्कोपिक इंजन। यहां हम जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई यानी सेल की दुनिया में उतरेंगे। आप एक सेल को एक हलचल भरे शहर की तरह सोच सकते हैं जिसकी अपनी पावर सप्लाई है, अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और अपनी एक सरकार भी है। यहीं पर इसी छोटे से शहर में जिंदगी की सारी जरूरी प्रक्रियाएं चलती हैं। अच्छा, ये सवाल तो मन में आता ही है कि हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं। तो देखिए, बायोलॉजिस्ट जिंदगी को 8 खासियतों से पहचानते हैं। चलिए एक पौधे का उदाहरण लेते हैं। उसकी एक व्यवस्थित संरचना होती है ना? वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़कर प्रतिक्रिया देता है, वो बीज बनाकर अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है, वो अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालता है, वो बड़ा होता है, विकसित होता है, अपने अंदर पानी का बैलेंस बनाए रखता है, सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाता है और एक प्रजाति के तौर पर लाखों सालों में इवॉल्व भी होता है। ये सारे गुण जब एक साथ मिलते हैं तब जाकर जिंदगी बनती है। ये तो हम जानते हैं कि सारी जिंदगी सेल्स से बनी है, लेकिन क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? असल में यही सवाल हमें सेल्स के 2 सबसे बुनियादी प्रकारों की तरफ ले जाता है। आप इन्हें जिंदगी के 2 अलग अलग ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। तो जिंदगी के 2 मुख्य डिजाइन हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया, ये जिंदगी के मिनिमलिस्ट हैं, एकदम सिंपल और काम की चीज। इनमें कोई असली न्यूक्लियस या झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिनसे हम और पेड़ पौधे बने हैं। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें एक असली न्यूक्लियस होता है जो कीमती डीएनए को संभाल कर रखता है और साथ ही कई खास ऑर्गेनेल होते हैं जो शहर के अलग अलग विभागों की तरह काम करते हैं और हर एक का अपना खास काम होता है। अब देखिए, किसी भी सेल की सबसे जरूरी चीजों में से एक है उसकी बाउंड्री यानी सेल मेम्ब्रेन। ये सेल का बॉर्डर कंट्रोल है जो बहुत सावधानी से ये तय करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स अपने आप ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की ओर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कमरे के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करने पर उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। और सबसे खास बात, इस काम के लिए सेल को कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। तो फिर सवाल ये उठता है कि सेल को काम करने के लिए एनर्जी मिलती कहां से है? तो इसका जवाब है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सीधे शब्दों में कहें तो ये सभी सेल्स की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सेल्स लगभग हर काम के लिए एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नए मॉलिक्यूल्स बनाना हो या मेम्ब्रेन के आर पार चीजों को लाना ले जाना हो। और इस एनर्जी प्रोडक्शन का एक जबरदस्त उदाहरण है फोटोसिंथेसिस। जरा इस स्लाइड को देखिए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चल रहा है। बाईं तरफ सूरज की रोशनी पानी के मॉलिक्यूल से टकराती है। इस एनर्जी का इस्तेमाल प्रोटॉन्स को एक झिल्ली के पार पंप करने के लिए किया जाता है, जिससे एक तरफ उनकी भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बांध में पानी जमा हो जाता है। फिर ये प्रोटॉन्स दाईं और एटीपी सिंथेज नाम की एक टरबाइन से होकर तेजी से गुजरते हैं और इस बहाव की एनर्जी से एडीपी को एटीपी में बदल दिया जाता है, यानी सेल की एनर्जी करेंसी तैयार हो जाती है ना कमाल की प्रक्रिया, जो सूरज की रोशनी को जिंदगी चलाने वाली केमिकल एनर्जी में बदल देती है। दूसरा भाग, विरासत का ब्लूप्रिंट।
तो ठीक है, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि एक सेल काम कैसे करता है, तो चलिए अब ये जानते हैं कि वो अपनी जैसी नई कोशिकाएं कैसे बनाता है और अपने अंदर मौजूद जेनेटिक ब्लूप्रिंट को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाता है। एक सेल की जिंदगी एक साइकिल में चलती है, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। इसके 4 मुख्य पड़ाव हैं। G1 में सेल बड़ा होता है और अपना नॉर्मल काम करता है। S फेज में वो अपने डीएनए की एक हूबहू कॉपी बनाता है। G2 में वो बंटने के लिए और तैयारी करता है और फिर माइटोटिक फेज में वो 2 नई कोशिकाओं में बंट जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात S फेज है, जहाँ जेनेटिक ब्लूप्रिंट की एकदम परफेक्ट कॉपी तैयार की जाती है। माइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसके जरिए कॉपी किए गए डीएनए को बराबर बराबर बांटा जाता है। आप इसे क्रोमोसोम्स का एक बहुत ही सधा हुआ डांस कह सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि हर नई सेल को जेनेटिक जानकारी का एकदम एक जैसा सेट मिले। हमारे शरीर की ग्रोथ और मरम्मत के लिए, जैसे कि उंगली पर लगे कट का ठीक होना, यही प्रक्रिया जिम्मेदार है। लेकिन रुकिए, सेल डिवीजन सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। माइटोसिस का मकसद है ग्रोथ और रिपेयर, और इससे 2 एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ है मियोसिस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें 2 बार डिवीजन होता है और आखिर में 4 ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जो जेनेटिकली यूनिक होती हैं, जिन्हें गैमीट्स कहते हैं, और उनमें पेरेंट सेल के मुकाबले आधे क्रोमोसोम होते हैं। तो मियोसिस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवंशिक विविधता पैदा करता है, और यही विविधता इवोल्यूशन का कच्चा माल है। इस स्लाइड में क्रॉसिंग ओवर की एक अद्भुत प्रक्रिया दिखाई गई है, जहां माता और पिता से मिले क्रोमोसोम एक दूसरे से लिपटकर अपने जीन्स के हिस्सों की अदला बदली करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप ताश के पत्तों को फेंट रहे हों। इससे जीन्स के ऐसे नए कॉम्बिनेशन बनते हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। यही विविधता इवोल्यूशन की असली ताकत है। विरासत के इन नियमों का राज सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने अपने मटर के पौधों पर किए गए एक्सपेरिमेंट से खोला था। जब उन्होंने एक शुद्ध पीले मटर के पौधे को एक शुद्ध हरे मटर के पौधे से क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी यानी F1 में सारे के सारे मटर पीले थे। लेकिन जब F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया, तो F2 पीढ़ी में वो छिपा हुआ हरा रंग फिर से सामने आ गया। इससे यह साबित हुआ कि गुण आपस में घुल मिल नहीं जाते, बल्कि अलग अलग यूनिट्स के तौर पर अगली पीढ़ी में पास होते हैं। तीसरा भाग, जिंदगी के कोड को पढ़ना। चलिए अब हम क्रोमोसोम के लेवल से और भी गहरे यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर चलते हैं। सवाल यह है कि क्रोमोसोम में जो जेनेटिक जानकारी बंद है, उसे सेल आखिर पढ़ता कैसे है और इस्तेमाल कैसे करता है? इसका जवाब सेंट्रल डॉगमा में छिपा है। ये वो नियम है जो बताता है कि सेल में जानकारी का फ्लो कैसे होता है। डीएनए ये मास्टर ब्लूप्रिंट है जो न्यूक्लियस में सुरक्षित रखा है। ट्रांसक्रिप्शन नाम के प्रोसेस में एक जीन की वर्किंग कॉपी बनाई जाती है, जिसे मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहते हैं, और फिर ट्रांसलेशन में इस एमआरएनए कॉपी को एक राइबोसोम पढ़ता है और उसके हिसाब से एक खास प्रोटीन बनाता है। ये स्लाइड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को बहुत खूबसूरती से दिखा रही हैं। सोचिए कि डीएनए एक बहुत बड़ी मास्टर कुकबुक है जो लाइब्रेरी यानी न्यूक्लियस के एक सेफ में बंद है। आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। ये खास रेसिपी यानी जीन की फोटोकॉपी यानी एमआरएनए बनाता है, लेकिन असली किताब को लाइब्रेरी से बाहर नहीं जाने देता। अब ये एमआरएनए फोटोकॉपी किचन यानी साइटोप्लाज्म में जाती है, जहां असली खाना पकेगा। तो सेल एमआरएनए पर लिखे इस मैसेज को पढ़ता कैसे है? ये होता है जेनेटिक कोड के जरिए, जो कि जिंदगी की यूनिवर्सल भाषा है। एमआरएनए पर 3-3 अक्षरों के शब्द होते हैं, जिन्हें कोडॉन कहते हैं। हर कोडॉन ये बताता है कि प्रोटीन की चेन में अगला कौन सा अमीनो एसिड जोड़ना है। ये एक मॉलिक्यूलर डिक्शनरी की तरह है, जो ए, यू, जी और सी की भाषा को प्रोटीन की भाषा में ट्रांसलेट करती है, और इससे सेल एक काम करने वाला प्रोटीन बना पाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी जूम आउट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर कोड से हटकर ये देखेंगे कि कैसे अरबों सालों के दौरान उस कोड में आए छोटे छोटे बदलावों ने पृथ्वी पर जिंदगी की इस बेहिसाब विविधता को जन्म दिया है। विकास यानी एवोल्यूशन आज पृथ्वी पर मौजूद विशाल जैविक विविधता का स्रोत है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो बायोलॉजी के सबसे सेंट्रल आइडिया को बताता है। एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये वो फ्रेमवर्क है जो बायोलॉजी की हर चीज को एक साथ जोड़ता है, एक मेंढक से लेकर मशरूम तक और एक बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक। तो एवोल्यूशन असल में काम कैसे करता है?
इसका मुख्य इंजन है नेचुरल सिलेक्शन, और ये प्रक्रिया हैरान करने वाली हद तक सरल है। ये 4 बातों पर टिकी है। पहली, किसी भी आबादी में विविधता होती है, जैसे कुछ जिराफों की गर्दन दूसरों से थोड़ी लंबी होती है। दूसरी, ये गुण माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। तीसरी, कुछ गुण जैसे लंबी गर्दन जिंदा रहने और ऊंचे पेड़ों से खाना खाने का बेहतर मौका देते हैं। और चौथी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये फायदेमंद गुण उस आबादी में और आम हो जाते हैं। बस इसी तरह प्रजातियां अपने माहौल के लिए बेहतर बनती जाती हैं। इतनी बड़ी विविधता को समझने और ऑर्गेनाइज करने के लिए बायोलॉजिस्ट्स लिनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक हायरार्किकल सिस्टम है, मतलब एक के नीचे एक। ये जीवों को उनकी मिलती जुलती खासियतों और उनके विकास के इतिहास के आधार पर ग्रुप्स में रखता है। डोमेन से लेकर स्पीशीज तक हर लेवल हमें जिंदगी के इस विशाल पेड़ पर किसी भी जीव की सही जगह के बारे में और ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी देता है। तो हमने एक सेल से लेकर जिंदगी के पूरे पेड़ तक का सफर तय किया है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? शायद यही कि जिंदगी के हर लेवल पर एक गहरा कनेक्शन है। वही एटीपी जो एक सेल को पावर देता है, वही डीएनए कोड जो प्रोटीन बनाता है, और इवोल्यूशन के वही नियम जो एक बैक्टीरिया को चलाते हैं, वे ही पृथ्वी पर जिंदगी के इस विशाल ताने बाने को भी चलाते हैं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है।